जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारतीय थल सेना से। भारतीय थल सेना भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव कर रही है। अब सेना केवल सैनिकों और हेलीकॉप्टरों पर निर्भर रहने के बजाय हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन्स, ऑटोनोमस स्वार्म अनमैन्ड व्हीकल्स और एआई आधारित जो अनमैन सिस्टम है उनको बड़े पैमाने में शामिल करना चाहती है। नई युद्ध रणनीति यानी सेंसर टू शूटर मॉडल के अंतर्गत ड्रोन निगरानी, रसद यानी कि लॉजिस्टिक और एयर डिफेंस के साथ साथ जो स्ट्राइक मिशन है इनकी जिम्मेदारी ड्रोन्स को मिलने वाली है। इससे सैनिकों का जोखिम जो है वो कम होगा और वो क्षेत्र जो काफ़ी खतरनाक है वहाँ पर इफेक्टिवली मिशन एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। तकरीबन 30 प्रकार के जो ड्रोन सिस्टम है इनकी योजना पर सेना काम कर रही है। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने अनमैन एरियल सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए टेक्नोलॉजी रोड मैप जारी किया था। इसमें 30 अलग अलग श्रेणियों के जो ड्रोन हैं वो शामिल हैं। भारतीय नौसेना अपनी अगली पीढ़ी के लेजर हथियारों, जिसको हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी कहते हैं, इनके लिए अपने युद्धपोतों की पावर क्षमता को बढ़ा रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ 425 करोड़ रुपए का एक अनुबंध किया है। इस अनुबंध के तहत भारतीय नौसेना को 12 स्वदेशी 1.25 मेगावाट के मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर्स जो हैं ये मिलेंगे। इन जनरेटरों को कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया जाएगा, जहां ये पुराने डीजल जनरेटर की जगह लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अभी जहाज़ों पर तकरीबन 1 मेगावाट क्षमता वाले डीजल जनरेटर लगे हैं और नए 1.25 मेगावाट गैस टर्बाइन जनरेटर अधिक बिजली, कम वजन और बेहतर दक्षता प्रदान करेंगे। तीनों कोलकाता क्लास के युद्धपोतों पर कुल 12 जनरेटर लगाए जाएंगे, जिससे प्रत्येक जहाज को लगभग 5 मेगावाट की अतिरिक्त जो विद्युत क्षमता है ये मिल सकती है। ये जो नई पावर क्षमता है ये 300 से लेकर 500 किलोवाट श्रेणी के जो लेज़र हथियार हैं, ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन को नष्ट करने वाले सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस और जहाज़ की जो नज़दीकी सुरक्षा है यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम और भी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर भारत चीन के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक विशाल मल्टी लेयर्ड सेंसर नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसी भी चीनी सैन्य गतिविधि, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, क्रूज मिसाइल हो या सैनिकों की आवाजाही हो, उसका समय रहते पता लगाना है। अब 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से चीन ने तिब्बत और शिनजियांग के में एयर बेस जो है और ड्रोन बेस जो है और एयर डिफेंस नेटवर्क वो तेज़ी से बढ़ाए हैं। इसके जवाब में भारत अब केवल लड़ाकू विमानों पर नहीं बल्कि एक एकीकृत निगरानी प्रणाली पर ध्यान दे रहा है। यह नेटवर्क लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला होगा और कई स्तरों पर काम करेगा, जहां पर हमें स्पेस लेयर देखने को मिलेगी, एयरबॉर्न लेयर देखने को मिलेगी जहां पर सैटेलाइट और एवैक्स काम करेंगे। इसके बाद माउंटेन रेडार नेटवर्क देखने को मिलेगा और फिर हमें लो लेवल सर्विलेंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैसिव सर्विलेंस और जो IACCS है यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये एक्शन में आते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये काम कैसे करेंगे इसको हम आपको एक डिटेल वीडियो में समझाएंगे और हम आपको चरणबद्ध तरीके से बताएंगे कि ये पूरा का पूरा प्लान है क्या और ये काम कैसे करेगा। डेटा पैटर्न्स ने अपना नया हॉक आई 900 गैलियम नाइट्राइड आधारित रेसा रेडार प्रोटोटाइप पेश किया है। ये रेडार मुख्य रूप से MiG-29 UPG और LCA तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए विकसित किया गया है। इसमें 876 गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स हैं जो पुराने गैलियम आर्सेनाइड रेडार की तुलना में बेहद शक्तिशाली, कम गर्मी और अधिक प्रदर्शन देने वाले हैं। MiG-29 UPG की बात करें तो इसको फायदा इस प्रकार से होगा कि मौजूदा ज़्यूकेमी रेडार जो है उसके जगह ये स्वदेशी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है और एक साथ ये कई लक्ष्यों को ट्रैक और एंगेज करने की क्षमता को बढ़ाएगा। सिचुएशनल अवेयरनेस बेहतर होगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग के खिलाफ अधिक प्रतिरोध मिलेगा और स्वदेशी D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ मिलकर MiG-29 UPG की युद्ध क्षमता और ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं तेजस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक स्वदेशी ऐसा रेडार के विकल्प के तौर पर है और इसमें विदेशी रेडारों पर निर्भरता कम होगी और भविष्य के अपग्रेड आसान होंगे। हॉक आई 900 से की बात करें तो ये हॉक आई 900 हॉक आई 2700 का छोटा संस्करण है। हॉक आई 2700 को सुखोई 30 MKI के सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए विकसित किया जा रहा है और इसमें लगभग 24 से लेकर 2700 ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स होंगे, जबकि हॉक आई 900 जो है ये तेजस को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। जिस चीज़ का हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार है वो चीज़ें अब बहुत जल्दी होने वाली हैं। इंडियन एयरफोर्स की जहाँ तक बात रही तो आप सबको पता है कि HAL और इंडियन एयरफोर्स के बीच में तेजस डिलीवरी को लेकर हाल ही में सितंबर में एक मीटिंग शेड्यूल करी गई है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारतीय वायुसेना को जो मिलने वाले तेजस है इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सभी हर्डल्स को पूरा कर लिया है। जो चीज़ें कंपलसरी थी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि इसमें हम छूट नहीं देंगे, उन चीज़ों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया की भी पूर्ति हो गई है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। और HAL इस बार कॉन्फिडेंट है कि इस मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स
फोर्स उनके तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों को एक्सेप्ट करेगी और इस वर्ष के खत्म होने से पहले उचित संख्या में ये जो विमान है वो हमें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी बता दें कि ये सारी चीज़ें कंफर्म तौर पर सामने तभी आएंगी जब सितंबर में जो एक मीटिंग आयोजित की गई है वो आयोजित होगी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल तेजस को इंस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि एचएएल अपने तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।